अभी हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर का अति लघुत्तरीय प्रश्न का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवों के शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब दूसरा नंबर में क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती। बहुकोशिकीय जीव का मतलब हो गया बड़ा जीव, गाय भैंस बकरी मनुष्य। पूछा जा रहा है इसमें विसरण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुकोशिकीय जीवों की सभी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में या वायुमंडल के संपर्क में नहीं रहती, इसीलिए बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा पूरी नहीं हो पाती। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी। जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा स्वपोषण और दूसरा जो विधि है वो है परपोषण। परपोषण का ही दूसरा नाम एक विषम पोषण भी है, विषम पोषण। एनसीईआरटी के बुक में विषम पोषण रहता है, भारतीय भवन में परपोषण रहता है। चौथा नंबर है हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगा किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो 4 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, ये स्वपोषण ही 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, हरे पौधों में स्वपोषण पाया जाता है। स्वपोषण। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जंतुओं में पोषण की परपोषण, ये परपोषण विधि पाई जाती है। आंसर हो जाएगा परपोषण। अति लघु उत्तरीय है, जितना शॉर्ट में आंसर हो जाए उतना अच्छा है। उसके बाद है 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखिए। 3 प्रकार के परपोषण विधि। 3 प्रकार का परपोषण विधि क्या हो जाएगा। पहला परपोषण हो गया मृत जीवी, मृत जीवी परपोषण। और दूसरा हो जाएगा परजीवी परपोषण। और जो तीसरा है प्राणी सम, प्राणी सम परपोषण। ये 3 विधि है। 3 प्रकार का परपोषण जो है, परपोषण 3 प्रकार का होता है, मृतजीवी परपोषण, परजीवी और प्राणी सम पोषण। ये तीनों हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। और क्वेश्चन नंबर 7 में है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रकाश रासायनिक, कहाँ गया क्वेश्चन। 7 में संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्रकाश रासायनिक समीकरण क्या हो जाता है, इसमें जो है पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वायुमंडल से और जल जड़ द्वारा लेता है, सूर्य प्रकाश सूर्य से मिल जाता है और क्लोरोफिल हरा पौधा में रहता ही है, हरा पौधा पत्ता में क्लोरो। कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल सबकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है ये ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में जल बनता है। यह है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण।
अगला क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो इसका जो आंसर बुक में दिया गया है कि उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है, जबकि सही आंसर ऑक्सीजन और जल दोनों उप उत्पाद के रूप में बनता है। बुक में यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, समीकरण से स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बनता है। तो जबकि सही आंसर ऑक्सीजन और जल दोनों उप उत्पाद के रूप में बनता है। मेन जो पदार्थ है वो ग्लूकोज है, बाकी ये दोनों उप उत्पाद के रूप में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। और 10 नंबर का क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो अभी तुरंत दिखाए थे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में एक अभिक्रिया था, इसमें किसका किसका जरूरी है? एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया जल, तीसरा हो गया सूर्य प्रकाश, चौथा हो गया क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए ये चारों चीज का आवश्यकता होता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधा CO2 वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल। 12 नंबर है। कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों नहीं हो पाती है? तो कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होने का कारण यह है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। 13 नंबर है। पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? तो स्वपोषण में हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं। हरे पेड़ पौधे को छोड़ के जितना भी जीव जंतु है सभी में परपोषण होता है। तो पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम भी परपोषी जीव है और इसमें परपोषण की क्रिया होता है। मनुष्य का आहारनाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? 14 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य का आहारनाल जो है मुख्य गुहा शुरुआत में होता है, फिर ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और फिर लास्ट में मलाशय। इस प्रकार से ये सब सारा जो है मुख्य भाग हो गया आहार नाल का। एक बार फिर मुख्य गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये आहार नाल का मुख्य भाग है। 15 नंबर है। ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों का नाम लिखिए। ग्रसनी में जो है दो छिद्र होता है, एक एक होता है कंठ द्वार और दूसरा होता है निगल द्वार। एक से श्वसन क्रिया होता है और दूसरा से भोजन अंदर जाता है आमाशय में। अगला क्वेश्चन है। मनुष्य में पाचन आहारनाल किस भाग से शुरू होता है? मनुष्य में पाचन आहारनाल का मुख्य गुहा से ही शुरुआत हो जाता है, वहीं पे लार ग्रंथि से लार निकलता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो भोजन का पाचन मुख्य गुहा से ही शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। 19 नंबर है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधा ग्लूकोज बनाता है जो पौधा का भोजन होता है। मृत जीवी को क्या कहा जाता है? मृत जीवी को अपघटक भी कहा जाता है, या मृत जीवी जीव या अपघटक भी कहा जाता है। 21 नंबर है। जीव जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वो जो है पोषी कहलाते हैं। पोषी जो दूसरा को पोषण कराता है। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? 22 नंबर है। उसमें मृत जीवी पोषण होता है। 23 नंबर है। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो पत्तियों में एक अंग है जिसका नाम है रंध्र या स्टोमेटा। इसके द्वारा
पत्तियों से CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? पोषण की दृष्टि से जंतु परपोषी जीव हो जाएगा और जिसमें परपोषण की क्रिया होती है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही हो जाता है, या खाद्य धानी या भोजन रसधानी में ही हो जाता है। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहा जाता है? मनुष्य में ढेर सारा अंग है, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, लेकिन यहाँ पाचन का बात है। पाचन के लिए जो विशेष अंग है उसको पाचन तंत्र या आहार नाली कहा जाता है। मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर जो पाई जाने वाली संरचना उसको स्वाद कलियां कहा जाता है, जिससे भोजन के स्वाद का पता चलता है। कुछ मीठा है, कुछ नमकीन है, खट्टा है, कड़वा है, साड़ा है, जीभ के द्वारा ही पता चलता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, मुखगुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? मुखगुहा से भोजन ग्रासनली होते हुए आमाशय में पहुँचता है। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, ग्रासनली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कर्मा कुंचन। कर्मा कुंचन फैलता है, सिकुड़ता है। ये आहारनाल है, इसी में भोजन जब आगे बढ़ता है तो आगे फैल जाता है, पीछे सिकुड़ता है, आगे फैलता है, पीछे सिकुड़ता है। यही गति जो होता है, इसी गति का नाम है कर्मा कुंचन। अगला क्वेश्चन है, भोजन में मौजूद प्रोटोन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? प्रोटोन को पेप्टोन है, प्रोटोन नहीं प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत को कहा जाता है। ये छोटी आंत जो है नाम का सिर्फ छोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा लंबाई छोटी आंत का ही होता है। 31 नंबर तो हो गया, आगे देख। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। 33 नंबर, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो आंसर हो जाएगा छोटी आंत। पाचन की क्रिया छोटी आंत में ही होता है। अगर पूछा जाएगी छोटी आंत के किस भाग पर, तो छोटी आंत के इलियम में। 34 नंबर है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ में अवस्थित नली को सीकम कहा जाता है। 35 है लास्ट क्वेश्चन, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? अपचा भोजन अस्थायी तौर पे मलाशय में संचित रहता है, जो समय समय पर बाहर मलद्वार के रास्ते निकल जाता है। इस प्रकार से अति लघुत्तरीय का सारा क्वेश्चन का हल हो गया है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।